गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास। आज हमें पॉक्सो एक्ट का चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करना है और ये पॉक्सो एक्ट का लास्ट चैप्टर है। सारे चैप्टर्स जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर बचेंगे हमारे रूल्स। ठीक है, जो नए रूल्स इसमें जुड़े हुए हैं पॉक्सो एक्ट में 2020 में, वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट रूल्स भी देख लेंगे। वैसे आपके एमपीडीपीओ एग्जाम में सिलेबस में रूल्स मेंशन नहीं है, बट फिर भी वो कोरिलेटेड रहते हैं सेक्शन से, इसलिए वहां से कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम रूल्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप सभी भी, अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में चैप्टर 9 ऑफ पॉक्सो एक्ट को निकालेंगे। चैप्टर 9 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 39 से और इसमें सेक्शन 46 तक जो है कवर होता है। टोटल इस एक्ट में 46 सेक्शन थी और क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है तो सेक्शन 46 पे ये कंप्लीट। ठीक है ना, तो सेक्शन 39 से 46 तक कवर करता है आपका चैप्टर 9, दैट इज मिसलेनियस और प्रकीर्णन। हिंदी में क्या कहा गया है? प्रकीर्णन। तो ये जो लास्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ से आपको सारी सेक्शंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 39 से 46 तक आपको हेडिंग हेडिंग याद कर लेना है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो पूरे एक्ट में जो 46 सेक्शंस है सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट चैप्टर है वहां से हेडिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं आपको। ठीक है ना, कि भाई ये सेक्शन में क्या बताया गया है, ये सेक्शन में क्या बताया गया है। सबसे पहला काम आप जो करेंगे इस चैप्टर में वो 39 से 46 तक की सारी हेडिंग्स लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेक्शंस को। सेक्शन 39 जो है, सबसे पहले बात करती है सेक्शन 39 गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस लेने की बात की गई है प्रीवियस प्रोविजंस में, हमने जो पढ़े पुराने प्रोविजंस वहां पर हमने कई जगह पर देखा कि जब कोई बच्चा जो है मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है चीजों को, तो फिर एक्सपर्ट की सहायता ली जाती है। तो ये जो एक्सपर्ट की सहायता लेने की बात की गई है उसके संबंध में गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। तो ये गाइडलाइन बनाएगा कौन? ये जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा सेक्शन 39 से। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो गाइडलाइंस बनेगी फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट, वो बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है ना, अब देखिए, subject to such rules as may be made in this behalf, the state government shall prepare guidelines for use of non-governmental organization, professionals and experts or person having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child। ठीक, क्या कहा गया है एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे एक बारी, ताकि हिंदी और इंग्लिश किसी को भी प्रॉब्लम न जाए। 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। तो राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तिकों, विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्ति जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक को सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेंगी। तो अब आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देशित बनाने संबंधी प्रावधान कहाँ है? सेक्शन 39 में। कौन बनाएंगे ये मार्गदर्शी गाइडलाइन? जो कौन तैयार करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, और ये जो तैयार की जाएगी ये किस लेवल पे यूज होती है? तो प्री ट्रायल और ट्रायल लेवल पे इनका उपयोग किया जाएगा, इन गाइडलाइंस का। ठीक है ना, तो कौन तैयार कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है। सेक्शन 39 गाइडलाइन की बात करिए और ये गाइडलाइन कौन तैयार कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट तैयार कर रही है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन 40। अब देखिए सेक्शन 40 क्या बात करती है? राइट टू चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। अब बच्चे के अधिकार की बात हुई है कि चाइल्ड का ये राइट है कि वो अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकता है। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 40। अगेन आपको सेक्शन याद रखना है। अंदर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस टू सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी, the family or the guardian of the child shall be entitled to assistance of a legal counsel of their choice for any offense under this act। क्या कहा गया है? एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे इतना।
40 विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 301 के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए हकदार होगा। तो बालक है क्योंकि वो तो माइनर है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड के बिहाफ में कौन असिस्टेंस ले सकेंगे? ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड तो खुद जाएगा नहीं, तो चाइल्ड के बिहाफ में उसके कुटुंब के कोई सदस्य, उसका गार्जियन, संरक्षक जो है, वो इस अधिनियम के अधीन जो उस बच्चे के खिलाफ अपराध हुआ है उसके लिए जो काउंसिल की सहायता लेना है, तो वो अपनी पसंद की विधिक काउंसिल की सहायता लेने के हकदार होंगे। और ये प्रोविजन कहाँ, किस पॉइंट के अधीन रहेगा? तो सीआरपीसी की सेक्शन 301 के जो प्रोविजो है उसके अधीन रहते हुए। तो अब ये आप मुझे बताइए कि सीआरपीसी की सेक्शन 301 के प्रोविजो में क्या बताया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़कर रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 40 में क्या कहा गया है? चाइल्ड का राइट बताया गया है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर की असिस्टेंस ले सकते हैं अपने चॉइस के। तो चाइल्ड क्योंकि माइनर है तो मतलब वो डायरेक्टली नहीं लेंगे, उनके बिहाफ में कौन ले रहा है? उनका फैमिली का कोई मेंबर, फैमिली या गार्जियन। ठीक है, तो फैमिली और जो गार्जियन है चाइल्ड के, वो एंटाइटल्ड है लीगल काउंसिल की असिस्टेंस लेने के लिए। अब क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ द फैमिली और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड आर अनेबल टू अफोर्ड अ लीगल काउंसिल, लेकिन अब वो अफोर्ड करने में अनेबल है, गरीब है, इकोनॉमिकली वीक है, नहीं ले सकते, then the legal service authority shall provide a lawyer to them। लीगल असिस्टेंस, फिर लीगल एड वाली बात आ जाएगी। हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लीगल एड की बात की गई है, फ्री लीगल एड, बताइए, याद है किसी को? चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। आर्टिकल किसी को भी नहीं पता? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है फ्री लीगल एड की जो प्रावधान देता है? हम 39A। यस, सेक्शन 39A, वेरी गुड। सेक्शन 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है फ्री लीगल एड, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिक परेशानी की वजह से ऐसा नहीं हो कि न्याय नहीं मिल पाए, तो वहां पर ये जो है प्रावधान है, तो उसी के तहत ये प्रोविजन भी हर एक्ट में होता है। ठीक है, तो अगर कोई फैमिली या गार्जियन अनेबल है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी चॉइस की लीगल काउंसिल को, बहुत हाई फीस है भाई, नहीं कर पा रहे हैं बड़ा वकील, तो फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या कर देंगे? वो अपने साइड से आपको एक लॉयर प्रोवाइड कर देंगे कि चलिए ठीक है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपको सरकार की तरफ से जो है ये हम आपके लिए जो है विधिक काउंसिल बता दे रहे कौन है। तो यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय उठाने में असमर्थ है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो प्राधिकरण का नाम, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन उपलब्ध कराएगा? विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो यही वो डिपार्टमेंट होता है लीगल सर्विस, इसका एग्जाम भी होता है, आपको पता होगा, है ना? जो डीएलएओ का एग्जाम था वो यही था, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, है ना? तो यही अभी एग्जाम हुआ था एमपी में, और ये इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसकी रैंक सिविल जज के समान होती है। ठीक है ना? अब देखिए सेक्शन 41। सेक्शन 41 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक सीरीज में, तो हम एक बार रीड कर ले रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 41 है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। इस एक्ट की सेक्शन 3 से लेकर 13 तक के जो प्रावधान है वो कुछ केसेस पे लागू नहीं होंगे। तो वो केसेस कौन से? तो उन्होंने कह दिया कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian। अगर पेरेंट्स और गार्जियन की कंसेंट से किसी बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें इस एक्ट की सेक्शन 3 से लेकर 13 तक के जो प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे, बस ये कहा गया सेक्शन 41 में। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, 3 से 13 तक के जो उपबंध है वो बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हैं। ठीक है,
तो अगर माता पिता की सहमति से किए जा रहे हैं तो वो प्रावधान लागू नहीं होंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 से 13 तक। ठीक है, तो अगर किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब से जाकर के देख ले, 3 से 13 तक के क्लियर हो जाएगा सब। सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से भी सिर्फ एक चीज याद रखेंगे। सेक्शन 42 बात कर रही है अल्टरनेटिव पनिशमेंट की। अल्टरनेटिव पनिशमेंट मीन, अल्टरनेट का वर्डिंग मीनिंग अगर हम वर्ड सिनोनिम देखें या उसका वर्ड मीनिंग निकाले तो क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के स्थान पे दूसरी चीज, कि भाई हमारे पास ये नहीं है तो ये है। तो यहाँ पर भी पनिशमेंट के अल्टरनेशन की बात की जा रही है कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत की पनिशमेंट नहीं है तो कहीं और भी है, और दोनों जगह है तो फिर कौन सी यूज कर सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है when an act or omission constitutes an offense punishable under this act and also under section, means ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन जो एक ऐसा अपराध गठित करता है, एक ऑफेंस अपने आप में गठित करता है, जो कहाँ पनिशेबल है, एक तो इस एक्ट में पनिशेबल है, साथ ही साथ आईपीसी के अंतर्गत कितनी धाराओं में पनिशेबल है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 67B में पनिशेबल है। ठीक है, ये सेक्शंस बता दी गई है सारी आईपीसी की 166A, 354A, B, C, D, 370, 370A, 375, 376, 376A2, 376DB, ये सारी जितनी नई सेक्शंस आईपीसी में जुड़ी है रेप से रिलेटेड सारी इंक्लूडेड हो गई इसमें, है ना। 376E भी जुड़ गई है तो वो भी इंक्लूडेड हो गई, प्लस 509 आईपीसी। तो इन सेक्शंस के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं वो अगर बालक के साथ किए जाते हैं, क्योंकि यही अपराध इस एक्ट में बताए गए हैं, है ना, यही अपराध सेम अपराध जो हम एडल्ट्स के साथ आईपीसी में पढ़ते हैं बालकों के साथ किए गए हैं तो वो हम पॉक्सो एक्ट में पढ़ रहे हैं। तो एक्ट और ओमिशन तो समान है, तो ऐसे एक्ट और ओमिशन, ठीक है, जो एक अपराध गठित कर रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत या आईपीसी की इन धाराओं के अंतर्गत या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेक्शन 67B के अंतर्गत, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offense shall be liable to punishment under this act or under IPC as provided for punishment, as provides for punishment which is greater in degree। तो इन्होंने कहा है कि अगर दोनों एक्ट्स के अंतर्गत पनिशमेंट दी गई है सेम ऑफेंस के लिए, तो हम कौन सी पनिशमेंट देंगे, इस एक्ट की देंगे कि आईपीसी की देंगे। तो इन्होंने कहा विच इज ग्रेटर इन डिग्री, जिस भी एक्ट में सेम ऑफेंस के लिए ज्यादा पनिशमेंट का प्रावधान है हम वो देंगे। तो साइड में आप लिख सकते हैं जिसमें ज्यादा सजा है वो लागू होगी। मीन्स रेप किसी बच्चे के साथ किया गया है, उसकी आयु 16 इयर्स 15 इयर्स से कम है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तो आ ही रहा है मैटर, लेकिन जब हम रेप पढ़ते तो उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर 16 साल से कम आयु के बच्चे के साथ रेप किया जाए तो वहां पे भी सजा दी गई। तो अब हम ये देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट में सजा ज्यादा है कि आईपीसी में सजा ज्यादा है। अगर आईपीसी में सजा ज्यादा है तो वो अप्लाई होगी, पॉक्सो एक्ट में ज्यादा है तो यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है ना, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हिंदी में भी इसको एक बार रीड कर लेते हैं सेक्शन 42 को। अनुकल्पित दंड, ठीक है, जहां किसी कार्य या लोक से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67B के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध घटित होता है, वह तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुत्वर हो। यहाँ पर गुरुत्वर का मतलब होता है ज्यादा हो, तो दोनों में से जहां पे भी ज्यादा दंड है तो ज्यादा दंड से वो दंडनीय होगा। सेक्शन 42 ये कह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। 42A, सेक्शन 42A बात कर रही है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। ये जो लॉ है पॉक्सो एक्ट जो है ये किसी अदर विधि को अल्पीकृत नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, है ना, ये एडिशनल एक्ट है। इस एक्ट के आ जाने से दूसरे एक्ट के प्रावधान दब नहीं जाएंगे, ये कहा गया है। इसमें क्या लिखा गया है, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, ना कि उनका अल्पीकरण में, और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। तो ये कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं
और पहले से जो प्रोविजंस बने हुए हैं इन अपराधों के संबंध में, तो जो पहले से ऑफेंसेस, जो पहले से अपराध बताए गए हैं आईपीसी में और बाद में ये एक्ट बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्ट आने से आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अल्पीकृत हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इवन उसके साथ में ये जो पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन है ये एडिशन में है, ये क्या है, ये अतिरिक्त प्रोविजन माने जाएंगे, वो तो रहेंगे ही अवेलेबल, और ये ऐड हो गए कि अब अगर किसी बच्चे के साथ किया तो ये भी ऐड हो जाएंगे, वहां की धाराएं तो लगेंगी ही, और साथ में अगर वो बालक है तो पॉक्सो एक्ट की भी लगेंगी, तो एडिशनल है ये प्रोविजन। ये ऑलरेडी जो विधि बनी हुई है उसको अल्पीकृत नहीं करता। प्लस सेकेंड चीज इसमें कहा गया कि अब असंगति है, तो असंगति है यानी कि दो एक्ट के बीच में किसी प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक्ट अलग बात बोल रहा है और कोई एक्ट अपोजिट बात बोल रहा है, तब फिर किस एक्ट की बात मानी जाएगी, तो पॉक्सो उस कंडीशन में अगर जहां पे बच्ची का मैटर है तो फिर पॉक्सो एक्ट क्या हो जाएगा, अध्यारोही हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। आईपीसी में भी कुछ प्रावधान दिए हैं और पॉक्सो एक्ट में भी कुछ प्रावधान दिए रेप से रिलेटेड, मैटर है बच्चे का। तो अब क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी है दोनों एक्ट में, असंगत है वो एक प्रोविजन पे लेकर, तो किसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे फिर, क्योंकि बच्चे का मैटर है तो पॉक्सो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो प्रभावी हो जाएंगे आईपीसी के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना कि असंगति की दशा में किस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, पॉक्सो एक्ट जो है अध्यारोही हो जाएगा दूसरे एक्ट पर, अगर इनकंसिस्टेंसी है दोनों एक्ट की प्रोविजंस में। ठीक है ना, act not in derogation of any other law, the provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force, and in case of any inconsistency the provisions of this act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट के जो प्रोविजंस है वो एडिशनल है, किसी भी अदर एक्ट में अगर कोई ऑलरेडी पहले से लॉ बना था वो कंटिन्यू रहेगा, साथ में ये भी चलेंगे, जहां इनकंसिस्टेंसी होगी तो पॉक्सो एक्ट ओवरराइड हो जाएगा, इसके एक्ट के प्रोविजन जो है वो प्रभावी हो जाएंगे, दूसरे वाले जो है प्रभावी नहीं होंगे। क्लियर, 42A। अब है सेक्शन नेक्स्ट पे आएंगे हम 43। सेक्शन 43 बात कर रही है पब्लिक अवेयरनेस की। भाई एक्ट तो बना दिया, लेकिन एक्ट बनाने के बाद उसको पब्लिक में भी तो लाना है, लोगों को भी तो जानकारी होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा भी कोई एक्ट आ चुका है। तो पब्लिक अवेयरनेस का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बस वो ये याद रखना है, अंदर आप पढ़ो या छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पब्लिक अवेयरनेस के बारे में किसको सारे स्टेप्स लेने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और प्रत्येक राज्य सरकार को। The central government and every state government shall take all measures to ensure that the provisions of this act are given wide publicity through media, including television, radio, and the print media at regular intervals, or make the general public, children, as well as their parents and guardian aware of the provisions of this act। ठीक है ना, तो केंद्र सरकार और जो प्रत्येक राज्य सरकार है वो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता पिता, संरक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, उनके माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया है। समय समय पर एक्ट्स बनाते रहे, न्यूज़पेपर में जानकारी देते रहे कि हाँ भाई ऐसा एक्ट बना है, ऐसे एक्ट के तहत आप अपने बच्चों को जो है ऐसा ऐसा लाभ दिला सकते हैं। तो ये जानकारी सब सर्कुलेट करते रहना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, फिर इसमें एक और भी पॉइंट दिया है बी, सॉरी, the officer of the central government and the state government and other concerned persons, including the police officers, are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of the act। अब क्या कहा गया है बी क्लॉज में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी है, को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मीन्स इनको ट्रेनिंग भी देना है समय समय पर। अधिकारी जो है, अगर आपने कोई नया लॉ लाया है तो कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है, कैसे वो जो है उसको सही तरीके से यूज करें एक्ट को, तो उसकी आपको पीरियडिकल ट्रेनिंग देनी है समय समय पर अपने अधिकारियों को, बस ये बात बोलनी है। ठीक है,
तो आपको इस सेक्शन में सिर्फ हेडिंग याद रखनी है कि अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 43 में बताया गया है। कौन किसको करना है लोक जागरूकता, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार। तो बस आपके लिए इतनी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 43 के बाद 44। अगेन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था इस चैप्टर की। मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। सेक्शन 44 क्या बात करती है, मॉनिटरिंग की, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग। जब भी कोई नया अधिनियम बनता है तो अधिनियम तो बन गए, अब वो कैसे काम कर रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसका क्रियान्वयन के बारे में मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा। तो ये सुपरविजन जो है वो कौन करेगा, वो सेक्शन 44 में बताया गया है, ठीक है। तो अभी जितने भी कुछ नए नए एक्ट एडीपीओ के मोस्टली एक्ट में हमें ये सेक्शन पढ़ने को मिली है, मतलब ये बहुत कॉमन सेक्शन चल रही है सभी एक्ट में। हम 60 एक्ट पढ़ चुकी, जिसमें से 3 में ये सेक्शन अभी आ चुकी है। तो आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, आप इस पेज पे यही हेडिंग बना लीजिए, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, और फिर उसमें डिवाइड कर लीजिए कॉलम्स कि भाई इस एक्ट के अंतर्गत इस सेक्शन में दिया है, इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 44 में बताया है ना। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा था, उसमें भी शायद था ये, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉरी, जे एक्ट पढ़ा था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी ये सेक्शन थी। तो ऐसे एक साइड एक्ट का नाम और उसमें सेक्शन का नाम कि भाई इस एक्ट में इस सेक्शन में ये वाली चीज दी है, जो कि कॉमन है। तो अब जो कॉमन सेक्शंस होती हैं और वहां से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने 3-4 एक्ट में पढ़ ली। तो जहां जहां कॉमन सेक्शन है उसमें आप क्या करिए, एक पेज बना लीजिए, अलग अलग हेडिंग बना लीजिए, कॉमन जो सेक्शन है वो, और उसमें एक्ट का नाम और सेक्शन मेंशन कर लीजिए, और फिर उसको डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, तो वो दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 44 में क्या है, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग किसको करना है। तो देखिए, यथास्थिति बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये एक एक्ट बना हुआ है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसकी धारा 3 से गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग है, और धारा 17 में राज्य आयोग है। तो ये जो राष्ट्रीय आयोग और ये जो राज्य आयोग बने हैं इस एक्ट के अंतर्गत, इनका काम है मॉनिटर करना, ठीक है। तो उस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग ऐसी रीति से जो विहित की जाए करेगा। मीन्स ये उस एक्ट के आयोग है, तो उस एक्ट में तो इनको जो काम दिया गया है वो तो करेंगे। क्या कहा है कि उसको उसके अधीन समनुदेशित कार्य के अतिरिक्त, मतलब जो उस एक्ट में इनको काम दिया, सौंपा गया आयोग को, वो तो इनको करना ही है। उसके अतिरिक्त इस एक्ट के अंतर्गत इस एक्ट की मॉनिटरिंग का काम करना है कि इस एक्ट को किस तरीके से प्रभावी हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो पॉक्सो एक्ट की मॉनिटरी के लिए कौन से अथॉरिटी लाइबल है, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग। किस एक्ट का, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। एक बार इसको इंग्लिश में भी देखेंगे। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट constituted under section 3, or as the case may be, the state commission for protection of child rights constituted under section 17 of the commissions for protection of child right act 2005 shall, in addition to the functions assigned to them under that act, also monitor the implementation of the provisions of this act इन सच मैनर एज नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको बस अथॉरिटी याद रखना है और किस एक्ट के अंतर्गत है वो याद रखना है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग का काम कौन कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कौन से एक्ट के अंतर्गत है ये, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ठीक। इस एक्ट के अंतर्गत वो पॉक्सो एक्ट का मॉनिटर करेंगे। अब देखिए आगे, इसमें सिर्फ सेक्शन 1 जो है वही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें कहा गया है द नेशनल कमीशन और एज द केस में भी द स्टेट कमीशन referred to in subsection 1 shall, with while inquiring into any matter relating to any offence under this act, have the same powers as are vested in it under the commissions for प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। जब नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन इस एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी करेगी अगर किसी अपराध की, तो उसको वही सेम पावर होंगे जो उसको उस एक्ट के अंतर्गत है। कमीशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत जो उसकी पावर है वही सेम पावर रहेगी उसके आयोग में ना, आयोग की पावर में कोई कमी नहीं आएगी। फिर है सेक्शन सी, द नेशनल कमीशन और as the case may be the state commission referred to in subsection 1 shall also include its activities under this section in the annual report referred to in section 16 of the Commissions for Protection of Child Right Act 2005। अब क्या कहा है इन्होंने, हिंदी में देख लेते एक बार। उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। तो उस एक्ट में सेक्शन 16 है जहां पर इनको अपने कार्यों की रिपोर्ट देना पड़ती है। तो जब वो अपनी रिपोर्ट वहां देंगे उस एक्ट में, तो उन्होंने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो काम किए उनको भी इंक्लूड करेंगे कि हमने पॉक्सो एक्ट के अंदर भी हमने मॉनिटरिंग की, इसने ऑफेंसेस को इंक्वायर किया, क्या किया, जो भी काम की रिपोर्ट है वो उस एक्ट की सेक्शन 16 के अंतर्गत सबमिट होगी। ठीक है, ये कहा गया है। तो ये होती है आपकी सेक्शन 44। हेडिंग याद रखना है और ऑथोरिटी याद रखना है कि मॉनिटर करने की शक्ति किसको है, राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को, जो कौन से एक्ट के तहत गठित है वो एक्ट का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन है, शायद से लास्ट नहीं अभी तो 45 अगेन 45 पावर टू मेक, नियम बनाने की शक्ति भाई इसमें किसको है, तो ये हम इसलिए पढ़ ले रहे हैं डील। वैसे तो नियम बनाने की शक्ति वाली सेक्शन हमेशा छोड़ ही देते हैं, बस अथॉरिटी याद रख लेते हैं, सेक्शन याद रख लेते हैं, किस एक्ट में किस सेक्शन में नियम बनाने की शक्ति और कौन बना रही है, क्योंकि किसी किसी में सेंट्रल गवर्नमेंट को रहती है नियम बनाने की शक्ति, किसी किसी एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रहती है और किसी में दोनों को रहती है। तो यहाँ पर एक तो आपको सेक्शन याद रखनी होती है कि पावर टू मेक रूल सेक्शन 45 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पावर टू मेक रूल कहाँ है 45 में। जितने पूरे 28 एक्ट हैं एडीपीओ में, माइनर एक्ट जितने भी हैं, मेजर एक्ट तो 3 है, बाकी 25 जो आपके माइनर एक्ट है सब में पावर टू मेक रूल की सेक्शन है। तो सीधा सीधा एक चार्ट बना के रख लो, पूरे 25 एक्ट के नाम लिखो और उसमें लिख दो, मेन हेडिंग बना दो पावर टू मेक रूल, और एक साइड एक्ट के नाम लिख दो, एक साइड सेक्शन के नाम लिख दो, और उसके सामने उसकी अथॉरिटी के नाम लिख दो, 3 कॉलम बना के। ये भाई पॉक्सो एक्ट में नियम बनाने की शक्ति किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में नियम बनाने की शक्ति किसको है ना। इसी तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में किसको है। ऐसे 25 एक्ट की पूरा आप एक चार्ट बना लो, एक पेज पे, छोटे पेज पे, बड़े बड़े पेज में छोटे छोटे पेज पे बनाओ, ठीक है ना, और उनको डेली बेसिस पे रिवीजन करो, क्योंकि 25 एक्ट में से कम वो 2 एक्ट का तो पूछेगा ही। एक में से पूछ लेगा भाई नियम बनाने की शक्ति, एक में से पूछ लेगा आपका ये मॉनिटरिंग वाला, तो एक एक क्वेश्चन तो आपका वैसे भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना, सेक्शन बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। केंद्रीय सरकार जो है वो इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। तो इस पे अंडरलाइन कर लीजिए, कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अंदर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो ये जो क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए है, ये अभी नए जोड़ दिए गए हैं सेक्शन 45 में। कौन से अमेंडमेंट से, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो 45 में रूल मेकिंग पावर है, तो इसमें ये जो रूल बनाने की इनकी शक्ति, ये 2 क्लॉज ए और डबल ए नए जोड़ दिए गए हैं, और जो पुराना वाला क्लॉज ए था उसको रीनंबर्ड कर दिया गया है ए बी। पहले ये वाला क्लॉज था ए, इसको क्या कर दिया गया, इसको नंबर चेंज कर दिया गया, इसको बना दिया क्लॉज ए बी, और इसकी जगह पर नए क्लॉज डाल दिए ए और डबल ए, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। इन पर्टिकुलर एंड without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters mainly। तो अब वो बता रहे हैं कि कौन से रूल्स बनाना है। तो देखो सबसे पहला, the manner of deleting or destroying or reporting about pornographic materials in any form involving a child to the designated authority under subsection 1 of section 15। हमने section 15(1) पढ़ी थी, तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। अगर उसको डिस्ट्रॉय या डिलीट नहीं करते हैं तो उसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर वो मैनर बताया है कि किस तरीके से आप डिस्ट्रॉय करोगे।
ऐसा थोड़ी कि आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आपने ली सीडी, किसी बच्चे की पोर्नोग्राफिक सीडी और आपने ऐसी रोड पे फेंक दी, तो वो डिस्ट्रॉय करना थोड़ी कहलाए, वो तो किसी के हाथ में पड़ जाएगी, तो वो उठा के देखेगा, तो इससे तो क्या होगा, ये तो मतलब फैल गई। तो केसेस मैनर क्या होगा डिस्ट्रॉय डिलीट करने का, रिपोर्ट करने का, तो वो सब नियम बनाने की शक्ति किसको है यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक, इस संबंध में नियम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। डबल ए, द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग अबाउट पोर्नोग्राफिक मटेरियल in any form involving a child under subsection 2 of section 15। फिर subsection 15 की 2 में पढ़ा था कि अगर किसी के पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाती है तो उसकी रिपोर्ट करना है उसको। तो रिपोर्ट किस मैनर में करना है, रिपोर्ट करने का मैनर क्या होगा, उसके संबंध में नियम कौन बनाएगी, केंद्रीय सरकार बनाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सिर्फ क्लॉज चेंज कर देता, पहले यही से स्टार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहला रूल पहले ये था, तो अब उसकी जगह पे ये 2 नए रूल जोड़ दिए और इसको क्या दे दी, नंबर ए बी। तो देखिए क्या लिखा है, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एंड द फीस पेबल टू ट्रांसलेटर और एन इंटरप्रेटर, a special educator or any person familiar with the manner of communication of child or an expert in that field under section 4 of section 19, section 2, 3 of section 26 and section 38। तो हमने जब ये सेक्शंस पढ़ी थी 19, 28, इनकी जो सेक्शन मेंशन बताई गई है उसमें हमने देखा था कि वहां पर क्या बोल रही है कि जो मेंटली और फिजिकली अनफिट चाइल्ड है और वो समझ नहीं पा रहे या वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना नहीं समझ पा रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, अनुवादक या द्विभाषी की हम हेल्प ले लेते हैं, हम विशेष किसी एक्सपर्ट की हम हेल्प ले लेते हैं, हम किसी स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो अब उनके बारे में भी तो नियम है, तो हमने उसमें एक लाइन आती थी कि ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे स्पेशल एजुकेटर जिनको पर्याप्त क्या हो, अहर्ताएं हो, है ना, अनुभव हो। तो ये अहर्ताएं और अनुभव कौन डिसाइड करेगा, इनके बारे में नियम कौन बनाएगा, तो वो सेक्शन 45 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये इसमें कहा गया है ना कि 19 की सबसेक्शन 4, 26 सबसेक्शन 2, 3 और 38 के अधीन जो हम अनुवादक और द्विभाषीय या किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की अहर्ताएं और अनुभव हमने पढ़ी थी, और संदेह फीस क्या होगी, इन सब के बारे में नियम किसको बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना है। फिर है इसका बी पॉइंट, 19(5) के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सीय उपचार के बारे में। ठीक है, कि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही थी। तो केयर एंड प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19, तो उसके संबंध में नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, फिर आगे देखिए सी एंड डी। सी में क्या कहा गया है, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 33। 33 सबसेक्शन 8 में हमने कंपनसेशन की बात की थी, तो उसके बारे में है ना, कंपनसेशन के पेमेंट के बारे में रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। द मैनर ऑफ पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44। 44 में अभी हमने पीरियोडिक मॉनिटरिंग की बात करी, तो उसके संबंध में भी नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार, सॉरी केंद्रीय सरकार बनाएगी। ठीक है, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना लेगी उसके बाद क्या होगा, तो ऐसा हर रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेगी इस सेक्शन के अंतर्गत, वो बनने के बाद तुरंत हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो आफ्टर इट इज मेड, the rules made under this section shall be laid before each house of parliament। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, बस इतना याद रखना है, सेक्शन 3 में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गई आपकी सेक्शन 45। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति कौन से सेक्शन में बताई गई है, 45 में बताई गई है। किसको है नियम बनाने की शक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 46, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ठीक है ना, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो ये जो सेक्शन होती है एक्चुअली में, ये सेक्शन जो है जब भी कोई नया एक्ट आता है तब उसी समय के लिए बनाई जाती है, क्योंकि जब भी कोई नया एक्ट आएगा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, कोई प्रोविजंस होगा जो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होगा, कुछ सुधार की जरूरत होगी, किसी प्रोविजन को अल्टर करने की जरूरत होगी नए में। तो तब के लिए
जो ये डिफिकल्टीज आएंगी उनको रिमूव करने का अधिकार किसको होगा, कैसे वो रिमूव करेगा, वो सारी चीजें आपको 1346 में बताई गई। ठीक है, तो देखिए किसको है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन आपको तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग और जो मेन चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखना है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यदि कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टीज आएगी तो उनको दूर करने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस in giving effect to the provisions of this act, the central government may, by orders published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this act as may appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty। ठीक है, क्या कहा गया है, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। ठीक है, तो एक्ट तो बन गया, अब एक्ट को बनने के बाद इसको इफेक्ट में भी लाना है, इसके प्रोविजंस को लागू करवाना है। तो इफेक्ट में लाने में और लागू करवाने में जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है उनको दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार एम्पावर्ड है। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये कब तक एप्लीकेबल था, देखिए, परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। मतलब ये वाला प्रोविजन सिर्फ 2 वर्ष के लिए था। मैंने बताया ना, नया नया एक्ट है, तो नए नए में इसको एप्लीकेबल करने में दिक्कतें आती है, तभी अपन को दूर करना होती है। अब ऐसे थोड़ी जिंदगी भर ही उसमें दिक्कत आती रहेगी, तो फिर तो एक्ट का मतलब ही क्या हुआ। तो ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ 2 साल के लिए एप्लीकेबल था कि जब ये एक्ट अधिनियम ये प्रारंभ हुआ, जिस तारीख से कमेंस हुआ, जिस तारीख को फोर्स में आया, तब से उसको इफेक्ट करने में 2 साल पर्याप्त है। 2 साल में देखिए कैसे कठिनाइयां आ रही हैं, 2 साल में जितनी आनी होंगी आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 साल तक ये पावर केंद्रीय सरकार के पास था। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में की समक्ष रखा जाएगा। तो अब अगर कोई भी ऑर्डर निकाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन के अंतर्गत कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रोविजन में ऐसा ऐसा चेंज करना है, तो वो नियम बना लेगी, आदेश निकालेगी, तो ऐसे आदेश को संसद के समक्ष रखा जाएगा। ठीक, ये कहा है सेक्शन 46 में। तो ये होती है आपकी सेक्शन 46 कंप्लीट। अब इसमें जो है एक शेड्यूल दी गई है, सिर्फ एक ही शेड्यूल है इसमें, अनुसूची छोटी सी, उसको और हम देखेंगे। ये जो अनुसूची है ये किससे रिलेटेड है, ये अनुसूची, ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए ये है शेड्यूल, तो ये जो शेड्यूल है ये है सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग। 2C में हमने पढ़ा था क्या, आर्म्ड फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने 2C में, है ना, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल क्या होंगे। 2C में डेफिनेशन थी, तो उसमें डेफिनेशन क्या थी, उसमें डेफिनेशन ये थी कि आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस का वही मतलब है जो शेड्यूल में बताई गई है। तो ये जो ए से लेके आर तक की क्लॉज है ये सब क्या है, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, जो इन एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूटेड है वो सारी आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस इस एक्ट के अंतर्गत मानी जाएंगी। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी क्यों थी, क्योंकि जब हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ते हैं या हम एग्रेवेटिव फॉर्म का इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध पढ़ते हैं, तो उसमें एक आता है कि जब आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई मेंबर किसी बच्चे के साथ ऐसा काम करता है तो वो एग्रेवेटिव फॉर्म का ऑफेंस होता है। तो आपको पता रहे कि भाई ये सब उसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो एयरफोर्स एक्ट के अंतर्गत हो, आर्मी एक्ट के अंतर्गत हो, असम राइफल एक्ट के अंतर्गत हो, बॉम्बे होम गार्ड एक्ट के अंतर्गत के आर्मी आर्म्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस हो, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एक्ट, नेवी एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट, सशस्त्र सीमा बल एक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, टेरिटोरियल आर्मी, द स्टेट पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग आर्म्ड constabulary constituted under the state law to aid the civil powers of the state and empowered to employ for during internal disturbance or otherwise including armed forces as defined
in clause A of section 2 of the Armed Forces Special Powers Act 1958. ठीक है ना? तो ये इतने जो एक्ट है इनके अंतर्गत जितने भी सैनिक होते हैं, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल, वो सब इसके इंक्लूडेड है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो एक बार बस देखना है हमें कि नजर मार लेनी कि कभी ऑप्शन में एक आध क्वेश्चन डाल दे कि ये आएंगे क्या उसके अंतर्गत, तो आएंगे, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि शेड्यूल इसमें कितनी है, एक ही शेड्यूल है। तो ये होता है हमारा पॉक्सो एक्ट कंप्लीट। अब इसमें जो नए रूल्स बने हैं, पॉक्सो एक्ट 2020 वाले जो रूल्स हैं, वो कल की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट है, जो हम शायद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस हम उनको देखेंगे कल ओवरव्यू में। बाकी बहुत डिटेल में रूल्स हमें नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कहीं पर तो आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट है आप लोगों को कोई? नो मैम। तुषार आपको? नो मैम, कोई डाउट नहीं मैम। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। मैसेज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।